एसएससी स्मार्ट क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सेप्ट यूएनओ और आईएमएफ, उनको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो बुक है मैंने कंप्लीट कर दी है इंडियन इकोनॉमिक्स की। जस्ट 40 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी लेटेस्ट टॉपिक है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक भी टॉपिक मैंने इसमें नहीं छोड़ा और डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। इतना करवा दिया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 95% तो मैं कहूँ इसमें से कंटेंट आपका आएगा। तो देख लेते हैं फिर हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो क्वार्टर्स हैं। तो सबसे पहला देखिए वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। विश्व डाक संघ, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बर्न में है। WTO, WHO और ये जितने भी आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का है आपका वाशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो है वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएनओ और IMF के बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए अरब लीग, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो है काहिरा में। उत्तर पूर्व अफ्रीका व दक्षिण पश्चिम एशिया के अरब राज्यों का ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है। राइट। सो नेक्स्ट देखिएगा आगे G8 एंड G7। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ। रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया था क्योंकि रशिया जो है वो इन G8 कंट्रीज का पार्ट था। तो इससे नाराज होकर बाकी देशों ने भी 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया। पिछले 6 सम्मेलन G7 जो है वो 7 देशों के बीच में हुए हैं। 6 जो सम्मेलन है G7 देशों के बीच में ही हुए हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज और G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। तो G8 बेसिकली यह विश्व के 8 धनी देशों का समूह है। ये 8 आपसे जो डायरेक्टली है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। फ्रांस, कब हुआ था ये? फ्रांस जो है वो 15 नवंबर 1975 को जो है वो इसकी स्थापना फ्रांस द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? जापान, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। इसका एक ट्रिक भी है, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हो गया आपका जापान, उसके बाद देखिए आपका फ्रांस से तो हो गया आपका ये फ्रांस, ई से हो गया आपका इटली, कै से हो गया आपका कनाडा, जा से हो गया आपका जापान, उसके बाद देखिए जी से हो गया आपका जर्मनी, बै से हो गया आपका ब्रिटेन, रै से हो गया आपका रूस, फ्रांस डायरेक्टली है, और ए से हो गया आपका अमेरिका। ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिक थी जो कि काफी अच्छी ट्रिक थी। जीजा जी कई बार फ्रांस आए। राइट। आगे देखिए मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस। तो बेसिकली ये फाइनेंस ही है। तो उसमें देखिए इस योजना के अंतर्गत लोन को 3 कैटेगरीज में शामिल किया गया है। शिशु लोन, किशोर लोन एंड जो आपके हैं तरुण लोन। शिशु लोन जो है वो 50,000 रुपए तक के लोन जो है वो कवर करता है। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक के लोन जो प्रोवाइड करता है। और एक है आपका तरुत जो लोन है वो आपका 5 से 10 लाख तक के बीच में है। बेसिकली माइक्रो जितने बिजनेस है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंसर ही है ये। इस योजना के तहत लोन वापसी की अवधि को 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल हो गया आपके 10 साल। तो मुद्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग थ्रू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इतना ही करना है। उसके बाद देखिए ईस्टर्न यूनियन यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, उत्तर अटलांटिक गठबंधन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो 1949 में हुई थी। मुख्यालय EU का कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। करंटली मैं 2020 की बात करूं तो इसमें 27 सदस्य हैं, पहले 28 सदस्य थे। और यूके ने 2020 में क्या कर लिया था, ईस्टर्न यूनियन से
बाहर हो गया था। वो उद्देश्य देखिए क्या क्या है, यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना है। यूरोपीय संघ को 2012 में उसे शांति प्रयासों के कारण नोबेल पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि नाटो, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को। इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। करंटली अगर मैं इसके मेंबर्स की काउंटिंग करूं तो इसके मेंबर्स की संख्या आपकी 30। और उद्देश्य क्या है, पश्चिमी जो यूरोप है उसके देशों को एक सूत्र में बांधना और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे आक्रमण जैसी स्थिति हो तो अवरोध की भूमिका निभाना। तो ये इसका काम हो गया। उसके बाद देखिए नाफ्टा, नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। 3 सदस्य हैं इसके, जो इसके सदस्य हैं वो 3 है। कौन कौन से हैं वो एक है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और एक है मैक्सिको। यह मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट है। इन 3 देशों के बीच में वस्तुओं की ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को जो है वो समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए एडीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। सदस्य इसके करंटली 68 हैं। उद्देश्य क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इंडिया जो है वो एडीबी का मेंबर बना था 1966 में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो जो सार्क के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी जो स्थापना थी 1998 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू में है। 8 सदस्य हैं इसमें हैं शामिल। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। यह 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और अगर मैं 2019 की बात करूं तो ये इस्लामाबाद में था, और 2020 समिट भी इस्लामाबाद में है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं देखिए, 2005 में अफगानिस्तान ऐड हुआ था, फिर भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड पाकिस्तान। ये सब क्या थे, सार्क के मेंबर्स हैं। आगे देखिएगा, आगे है आपका ओपेक। तो ओपेक क्या होता है बेसिकली, इसकी जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। करंटली अगर मैं कहूं इसमें ओपेक जो आपकी कंट्रीज हैं वो 14 आपकी ओपेक कंट्रीज हैं। करंटली में आपकी 14 ओपेक कंट्रीज हैं। तो कौन सी कंट्री जो है वो बाहर हो गई थी, कतर इसमें 1 जनवरी 2019 से ओपेक से बाहर हो गई थी। तो यही थोड़ा सा 5% का जो डायनेमिक डाटा है थोड़ा सा वो चेंज होता रहता है। बाकी ओवरऑल जितनी ये इकोनॉमिक्स की बुक है पूरी की पूरी आपकी क्या है, स्टैटिक ही है। इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो चेंज होगी, अदरवाइज सारा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो ओपेक की जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका जो फंक्शन है क्या है, जितने भी आपको सदस्य देश दिख रहे हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, गेबन, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, कांगो एंड गिनी। तो ये टोटल जो है वो आपके 14 कंट्रीज हैं। तो इन्हीं सदस्य देशों के बीच में पेट्रोलियम नीतियों को संविनित व एकजुट करना है ताकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित व स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। इसका जो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी जो स्थापना है वो 1960 में बगदाद में हुई थी। और ये जो कतर है वो 2019 में ओपेक से बाहर क्यों हो गया था, क्योंकि ओपेक बाकी जो ओपेक की कंट्रीज हैं उनके साथ इसका कतर का विवाद चल रहा था। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का ये संगठन है और इसमें 14 मेंबर्स करंटली हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की जैसा कि आपको फुल फॉर्म पता है, पहले तो ये ब्रिक था, BRIC, तो अब ये ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन एंड साउथ अफ्रीका। तो ये G7 यह ब्रिक्स क्या है, बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संगठन है। पहले यह ब्रिक था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब ये ब्रिक से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। और आने वाला जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये आपका रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ। G7 कंट्रीज के बारे में जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो G7 मीटिंग है उसमें जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो पावरफुल नेशंस हैं, सुपर शक्ति, ठीक है, तो पावर्स हैं, वैसी कंट्रीज जो हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो उसमें जितनी भी कमिटमेंट्स होती हैं वो अपनी कमिटमेंट्स जो है उनकी आज तक पूरी नहीं हुई। जो चीज़
के वादे वो करते हैं तो वो कभी पूरे नहीं हुए, और ऐसा माना गया है कि ये कभी भी मतलब ये रिलक्टेंट होते हैं टू इंक्लूड अदर कंट्रीज, भले उनकी जीडीपी, क्योंकि जितनी ज्यादा जीडीपी अच्छी होगी तो उतना ज्यादा क्या कहा जाएगा कि भाई ये G7 कंट्रीज में शामिल होने लायक हैं। लेकिन वो नहीं चाहते, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहते कि ये जो G7 कंट्रीज हैं कि दूसरी कंट्रीज आए उसमें शामिल हो। चाइना है, चाइना की जीडीपी कितनी अच्छी चल रही है, भारत भी जीडीपी में कई बार अच्छा गया है, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया जो G7 की कंट्रीज हैं। तो लेकिन कोशिश भारत करता रहता है। तो भारत में भी क्या है, दो ग्रुप जो है वो बड़े एक्टिव हैं। एक है रीजनल लेवल पर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसके तहत भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा जो है वो मिल रहा है। दूसरा जो आपका ग्रुप है जो एक्टिव है वो है ब्रिक्स। तो इसके जो मैंने बिम्स्टेक के आपको मेंबर बताए हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये जो आपका बिम्स्टेक है बेसिकली इस साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री के साथ जो है ये इसका भारत को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल रहा है उसका फायदा वो साउथ एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ फायदा मिल रहा है। तो ब्रिक्स नेशन के साथ ब्रिक्स नेशन ने मिलकर एक बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका टारगेट है जो यूएस का हेजीमनी है आईएमएफ के अंदर उसको कैसे काउंटर किया जाए, ठीक है, इसका ये टारगेट है। ब्रिक्स के मेंबर भले ही जीडीपी में ज्यादा हो लेकिन उनका जो वोटिंग राइट है आईएमएफ में करीब 11%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो यह एक रिटेलिएट स्टेप है टुवर्ड्स आईएमएफ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा G7 की कंट्रीज हैं वो कभी भी मतलब बाइस्ड नहीं रहती, वो हमेशा एक तरीके से पक्षपात रहती हैं डेवलपिंग कंट्री से, भले ही उनकी जीडीपी भी अच्छी चल रही हो। आईएमएफ में भी कंट्रीब्यूशन जो है वो भारत का बहुत ज्यादा कम है, भले ही जीडीपी में वो अच्छा चल रहा हो। जैसे चाइना है, चाइना में भी चाइना का भी इसमें बहुत कम जो है वो आईएमएफ में कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब जो कि रिटेलिएटरी स्टेप में जो है वो एक तरीके से उठाते हैं कि भारत जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, भारत भी जो है वो कर सकता है, भारत में भी काफी काबिलियत है। तो उसी के खिलाफ जो है वो एक तरह से ये रिटेलिएट मतलब टिट फॉर टैट की सिचुएशन टुवर्ड्स आईएमएफ। तो जितने भी और भी जितनी क्रेडिट रेट एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेट एजेंसीज बेसिकली क्या होती हैं, जो भारत है या फिर कोई भी कंट्री है वो उसका क्या उधार चुकाने का जो दर है वो किस तरीके से उधार ले रहा है, कितना उधार चुका रहा है, उसकी मनी जो है वो बाकी करेंसी के मुकाबले कितनी मजबूत है, कितनी गिरावट है, तो उस बेसिस पे जो रेट है वो उसको असाइन करते हैं कि उसकी रैंकिंग इतनी चल रही है इस कंट्री की कि इसका जो लेन देन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये बेसिकली क्रेडिट रेट एजेंसियां यही काम करती हैं। तो वो क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के प्रति थोड़ी सी पार्शियल है, उनको ये कभी रेटिंग अच्छी देती ही नहीं। और आईएमएफ में भी क्या है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, भले ही जीडीपी अच्छी चल रही हो, ऐसे चाइना भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये ब्रिक्स नेशन और ये बिम्स्टेक एक ऐसे दो कदम है जिसमें भारत भी दिखा रहा है कि वो भी जो है वो इन ग्रुप्स का मेंबर है और काफी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो भारत भी इन एक्टिव ग्रुप का क्या है, मेंबर है। तो आगे देखिएगा एशियान। एशियान क्या है, बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है ये आसियान। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन 10 सदस्य हैं इसके। इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का जो समूह है वो है आपका, जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इनका गठन किया था। 1996 में भारत को एशियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया, यह इसका सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिएगा G20, एक ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये है आपका G20। तो बेसिकली ये 1999 में फॉर्म हुआ था ऑन द बैकड्रॉप ऑफ एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इट्स मेन एम इज टू इन्वॉल्व द लार्ज एंड एमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फोरम। तो कब बना था, 1999
1909 में बना था ये, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया था। तो उसके बाद देखिए 1999 में स्टार्टेड एज अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की जब मीटिंग हुई थी, वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हुए थे, उनकी मीटिंग से स्टार्ट हुआ था। G20 में ऐसे कोई ऑफिशियल रिटन रूल्स नहीं है। जो फोरम है वाज क्रिएटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द 7 मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो भी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, टू प्रमोट कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये जो कंट्रीज हैं वो देख सकते हैं आप, G20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, एक बार नज़र मार लीजिएगा। अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, मैक्सिको, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। G20 समिट की मैं बात करूं, 15वीं जो मीटिंग है, होस्ट कंट्री जो है वो आपकी 2020 की रियाद, सऊदी अरब। 21st की मैं बात करूं, जो 16 एडिशन होगा वो इटली में होगा। इसकी जो थीम है वो आप देख लीजिएगा 2020 की, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल एंड विल फोकस ऑन द 3 एम्स, एम्पावरिंग पीपल बाय क्रिएटिंग कंडीशन इन विच ऑल पीपल कैन लिव, वर्क एंड थ्राइव। तो ये इसका मोटिव है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक यूएनओ बचा है, एक IMF बचा है, उनको मैं सेपरेट करवाऊंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।